हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो जैसे कि गाइस हमारे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी एमएससी एग्जाम, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमने उसको एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चाहे वो प्रिपरेशन हो, स्ट्रेटेजी हो, एनालिसिस हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था गाइस। तो प्लीज उसको भी जरूर चेकआउट करना। और उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर दिया था गाइस। तो क्वांटम मैकेनिक्स का पहला जो चैप्टर है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसको मैंने अपलोड कर दिया था। और उसी के साथ साथ पैरेलली हम पार्टिकल फिजिक्स को भी कवर अप कर रहे हैं, है ना, ताकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम पैरेलली डिस्कस करेंगे, तो और अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो पूरा कंटेंट फ्री है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा उन लोगों के साथ, ताकि दूसरे बच्चे भी इस कंटेंट का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के रिलेटेड, जो कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की थी, उसी के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में गाइस हमने जितना भी हमारा था लाइक इंटरेक्शंस, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, वीक इंटरेक्शन हो, ईएम इंटरेक्शन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसकी कितनी रेंजेस है, मास कौन से हैं, मासेस कौन कौन से पार्टिकल रेंज में आते हैं, कौन कौन से एक्सचेंज पार्टिकल हैं, और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने एक सिंगल वीडियो में कवर अप की थी। ठीक है, तो उसी का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है गाइस कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने इंक्रीज करना है अपने लेवल को। ठीक है, तो ये वीडियो ये सभी बच्चों के लिए जो कि बीएससी में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, या तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में है, या तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए हैं। तो प्लीज अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, आज का हमारा जो मेन है टॉपिक, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर है हमारा मेन टॉपिक। तो सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल गाइस वो पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस तरह से आपने सुना होगा कि हमारे मतलब पुराने महर्षि, मतलब इंडियन साइंटिस्ट में अगर नाम लिया जाए, सबसे पहले एटम के बारे में जिसने डिस्कशन किया था वो महर्षि कर्नट थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि वो छोटा कण जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, उसे उन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। ठीक है ना, तो उसी तरह का ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्री मतलब सिंगल एलिमेंट जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सका हो, तो उसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को किसी सेक्शंस में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो इनफाइनाइटली हार्ड होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो इनफाइनाइटली हार्ड होते हैं और वो स्ट्रक्चरलेस होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता गाइस कि आर्मस्ट्रॉन्ग और फर्मी लेवल पे, आर्मस्ट्रॉन्ग या फर्मी लेवल में, कि हमारे वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के दिखते होंगे। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करो तब भी हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में है कि नहीं है। ठीक है, हम अज्यूम जरूर कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंट कि वो होंगे स्फेरिकल शेप में, पर एक्चुअली में हमें वो क्लाउड फॉर्म में ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये कहना सही नहीं होगा कि वो स्फेरिकल में होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वो स्ट्रक्चरलेस है। ठीक है, इनफाइनाइटली हार्ड होंगे, क्योंकि जितना मतलब वो पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड ही ना किया जा सके, तो ऑब्वियस ही बात है वो हार्ड तो होगा ही ना। और स्ट्रक्चरलेस इसलिए क्योंकि हमें पर्टिकुलरली पता नहीं होगा कि शेप में होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पता लग गया होगा। इट शुड बी अनब्रेकेबल, इसका मतलब ये है गाइस कि उसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, वो आगे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो इट शुड बी अनब्रेकेबल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद जिस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल्स में गाइस हमारे कम से कम 200 से 300 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 200 से 300 पीरियोडिक टेबल में नहीं, तो मतलब पीरियोडिक टेबल जिस तरह से हमारा केमिकल एलिमेंट्स के लिए बना, तो उसी तरह हमारे इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई करने के लिए हम 4 प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे।
ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अपने सभी जो एलिमेंट्स हैं उसको क्लासिफाइड करने की कोशिश करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है, एंड फर्दर उन सभी कैटेगरीज की हम टेबल बनाएंगे, उसके चार्जेस, स्पिन, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम कंजर्वेशन एनर्जी इक्वेशंस को सोल्व करने में उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 4 कैटेगरीज हैं दोस्तों, मास, इंटरेक्शन, लाइफ टाइम एंड स्पिन। ये 4 जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, उनको कैरेक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। तो धीरे धीरे करके इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मास, इंटरेक्शन और लाइफ टाइम के बारे में डिस्कशन होगा। स्पिन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम स्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम मास की प्रॉपर्टीज के ऊपर देखें गाइस, तो हम अपने एलिमेंट्री पार्टिकल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? लेप्टॉन्स, मीजॉन्स एंड हाइड्रोन्स। ठीक है, कौन कौन सी है? लेप्टॉन्स, मीजॉन्स एंड हाइड्रोन्स। ठीक है, अगर आपका एलिमेंट्री पार्टिकल गाइस 0 से 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आता है, अगर आपका पार्टिकल 0 से 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आता है, तो उस पार्टिकल को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे गाइस? लेप्टॉन में रखोगे। किस कैटेगरी में रखोगे? लेप्टॉन्स में रखोगे। ठीक है, तो अगर आपका पार्टिकल गाइस 135 से 983.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो, अगर आपका पार्टिकल 135 से 983.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो, तो उस पार्टिकल को आप किस रेंज में रखोगे? मीजॉन्स में रखोगे गाइस। ठीक है, तो मासेस के बेसिस पे आप देख रहे होगे कि किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके एलिमेंट्री पार्टिकल का साइज गाइस 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, तो उस केस में आप उसको किस केस में रखोगे? हेड्रॉन्स की केसेस में रखोगे। ठीक है, तो अगर आपको पता लग जाएगा कि अगर मान लो कि आपका 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप उसको कहां रखोगे? लेप्टॉन्स में ही तो रखोगे, क्योंकि उसका रेंज क्या है? 0 से 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मान लो 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में अगर आपके पास पार्टिकल है, आपको नहीं पता कि भाई ये लेप्टॉन्स है या हाइड्रोन्स है या मीजॉन्स है, तो अगर आपको पता होगा कि रेंज क्या है, किस मास में उसको रखना है, तो आपको पता है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां पर आ रहा है? वो तो मीजॉन में आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको मीजॉन में रख दोगे। तो इस तरह से हम पार्टिकल्स को मास के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? आई होप आपको यहां तक थोड़ा सा सीन क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमने मास के बेसिस पे देखा था गाइस। अब हम देखेंगे कि इंटरेक्शन के बेसिस पे हम पार्टिकल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पार्टिकल गाइस, अगर आपका पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, अगर आपका पार्टिकल नहीं इंटरेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? लेप्टॉन्स की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है गाइस, तो आप प्लीज हमारी पार्टिकल फिजिक्स की वीडियो को जरूर चेकआउट करना। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने सभी जो फंडामेंटल 4 फोर्सेस थी, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ईएम इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है, इन सभी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता लग गया गाइस कि जो हमारा पार्टिकल है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसमें? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, तो वो लेप्टॉन्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? लेप्टॉन्स। अगर हमारा पार्टिकल गाइस पार्टिसिपेट कर रहा है, कहां पर कर रहा है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कर रहा है, तो उस पार्टिकल्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हेड्रॉन्स की केस में रखेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन के केसेस में बस हमें ये देखना है कि कौन सा पार्टिकल हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और कौन सा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। जो हो रहा होगा वो हेड्रॉन्स के केस में इन्वॉल्व होगा, और जो नहीं हो रहा होगा उसको हम लेप्टॉन्स के केस में रख देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत ईजी था। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हेड्रॉन्स बेसिकली दोस्तों फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हेड्रॉन्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? मीजोन्स एंड बेरियंस, ठीक है। मीजोन्स और बेरियंस। मीजोन्स को बेसिकली गाइस बोसोन्स ही बोलते हैं, ठीक है। जब मैं आगे फर्दर अब यहाँ पर घबराओ मत कि ये मीजोन्स क्या होते हैं, बेरियंस क्या होते हैं। धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। जस्ट बिकॉज हमने हम भी हेड्रॉन्स की बात की है, दैट्स वाई मैं इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज फर्दर डिवाइड हुई थी, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है, और उसकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हम स्पिन को इंट्रोड्यूस करेंगे तब जाके आपको मीजोन्स और बेरियंस के बारे में पता लगेगा। तो अभी के लिए जस्ट आपको बस ये पता होना चाहिए कि मीजोन्स को बेसिकली हम बोसोन्स बोलते हैं एंड बेरियंस को हम फर्मियोन्स बोलते हैं, ठीक है। बोसोन्स वो होते हैं जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ये तो आपने स्टैटिकल मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा। और फर्मियोन्स वो होते हैं गाइस जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अभी के लिए तो आपको जस्ट यही पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मीजोन्स है, फर्दर जो हमारा मीजोन है वो किस दो चीजों में फिर डिवाइड हो गया, ठीक है। सीडो स्केलर मीजोन्स और वेक्टर मीजोन्स, ठीक है। जो आपका मीजोन्स था गाइस वो फर्दर दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो गया। किस किस में? सीडो स्केलर मीजोन्स में और वेक्टर मीजोन में। आप यहां पर देखोगे कि बेरियंस भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन में? न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। किन किन में? न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स में, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एक कैटेगरी वाइज आपको पता लग गया है कि किस किस में फर्दर वो डिवाइड होता है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइज ये, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पूछ लिया जाए, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट एक फॉर्मुलेशन ही आप कह सकते हैं। जस्ट आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए ताकि अगर आपको इन सभी चीजों को प्रोडक्ट करना आ जाए या किसी बेसिस पे पूछ लिया जाए तो आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पी वेक्टर है, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर है। तो अगर आप देखो ऑपरेटर, सॉरी वेक्टर नहीं ऑपरेटर, ठीक है, पी ऑपरेटर है। तो आप देखोगे अगर आपका जो पोजीशन है, ठीक है, जो आपका आर वेक्टर है, अगर वो माइनस आर वेक्टर में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आपने मान लिया कि आपके पास पी ऑपरेटर है जो कि इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि अगर आपका ट्रांजिशन स्केलर से स्केलर के बीच में हो रहा है, अगर आपका ट्रांजिशन स्केलर से स्केलर के बीच में हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे गाइस? ट्रू स्केलर बोलोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक स्केलर है और स्केलर में ही कन्वर्ट हो गया तो आप उसको ट्रू स्केलर के कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। तो अगर आपका ट्रांजिशन वेक्टर से माइनस वेक्टर के बीच में हो रहा है, अगर आपका ट्रांजिशन वेक्टर से माइनस वेक्टर के बीच में हो रहा है, ये वेक्टर था और ये माइनस साइन आप देख सकते हैं, माइनस वेक्टर के केस में हो रहा था, उस केस में आप उसको क्या बोलोगे? ट्रू वेक्टर बोलोगे, ठीक है। स्केलर में कोई मतलब नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है तो वो ट्रू स्केलर है। अगर वेक्टर से माइनस वेक्टर के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? ट्रू वेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो अगर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगर आपका ट्रांजिशन वेक्टर से खाली वेक्टर में ही हो रहा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा गाइस इस केस में, ठीक है, तो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे? सीडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? सीडो वेक्टर बोलोगे या एक्सियल वेक्टर बोलोगे। ओके, ये सारी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि कोई भी किसी चीज में ट्रांजिशन हो रही है, वेक्टर टू वेक्टर, वेक्टर टू माइनस वेक्टर, स्केलर टू स्केलर, स्केलर टू माइनस स्केलर, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता लग गई होंगी तो भी अब अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कहीं भी पूछ लिए जाए तो आपको जस्ट ये पता होगा कि हाँ ये ट्रू स्केलर है या ट्रू वेक्टर है या सीडो वेक्टर है, ठीक है। बस आपको ये मीनिंग्स पता होनी चाहिए कि है क्या। अगर आप ट्रू वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे दोस्तों सीडो वेक्टर के साथ, ठीक है, अगर आप ट्रू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे सीडो वेक्टर के साथ तो आपको फाइनल क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, दैट्स वाई इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा है, ठीक है। और उसके बाद गाइस अगर आप स्केलर को माइनस स्केलर में कन्वर्ट करते हो, मतलब ट्रांजिशन इसकी स्केलर से माइनस स्केलर के बीच में हो रही है, तो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे? सीडो स्केलर बोलोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, बस आपको जस्ट इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी पीपीटी है, इसका जो सारा नोट्स है गाइस आपको हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज वहां पर चेकआउट कर लेना ताकि आप हमारे ग्रुप में जुड़ सको। और उस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जितने भी असाइनमेंट्स, डीपीपी शीट्स, मॉक टेस्ट सभी जो कंडक्ट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वहां पर ही मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज आप अगर यहाँ चैनल तक आए तो प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप को भी क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है।
और ज्यादा से ज्यादा उसको भी शेयर करना ताकि बाकी लोग भी वहां पर इनरोल हो सके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल के बेसिस पे देख लेते हैं कि जो हमने सीखा है अभी, जो हमने ये केसेस देखे हैं, ये वाला कि स्केलर टू स्केलर, वेक्टर टू माइनस वेक्टर, वेक्टर टू वेक्टर, या स्केलर टू माइनस स्केलर, तो इसका किस तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि पोजीशन वेक्टर वेक्टर से माइनस वेक्टर में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम ट्रू वेक्टर कहेंगे, अभी हम पढ़ के हटे। वेक्टर से माइनस वेक्टर में होगा तो भी उसको ट्रू वेक्टर कहेंगे। ठीक है, माइनस मोमेंटम वेक्टर को माइनस मोमेंटम वेक्टर में देखेंगे तब भी वो ट्रू वेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, फोर्स वेक्टर को माइनस फोर्स में कन्वर्ट हो तब भी वो ट्रू वेक्टर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जिसे रिलैक्सेशन टाइम भी कह देते हैं या लाइफ टाइम भी बोल देते हैं, जैसे टो से डिनोट किया है यहाँ पर, तो टो वेक्टर को अगर हम टो में ही है, मतलब वेक्टर टू वेक्टर ट्रांजिशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीडो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का जो होता है एल वेक्टर, अगर हम उसको ट्रांजिशन कर रहे हैं एल वेक्टर में ही, ठीक है, यहाँ पर एल ही लगा दो, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सीडो वेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज जो अभी हमने सीखी है, जस्ट उसको इंप्लीमेंट करके देख लिया कि किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप, अगर आपको पता होगा कि कहां से कौन सी ट्रांजिशन को क्या नाम बोलते हैं, तो आप बहुत इजीली आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो कैटेगरीज के बेसिस पे अभी ये देख लिया गाइस कि किस तरह से हम अपने पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मास को देखा, उसके बाद हमने इंटरेक्शन को देखा। अब हम देखने वाले लाइफ टाइम के बेसिस पे, लाइफ टाइम के बेसिस पे हम किस तरह से अपने पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही हमारे जो पार्टिकल्स हैं दोस्तों, कुछ ही हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन म्यू, जो हमारे न्यूट्रोनियो पार्टिकल्स हैं, यो टोमिट्रोनियो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, ठीक है, इसको ये जो म्यू है दोस्तों ये न्यूट्रोनियो कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ये न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है और रेस्ट मास जीरो होता है। ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, ठीक है, जो कि बीटा डीके के दौरान निकलता है। तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वही म्यू न्यूट्रोनियो, न्यूट्रोनियो, टोम न्यूट्रोनियो। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी पार्टिकल्स को डिफाइन किया गया। तो ये सभी जो पार्टिकल्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के केस में आते हैं। ठीक है, ये सभी पार्टिकल स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ ही हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, जिनका मास बहुत ही ज्यादा होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लाइफ टाइम को डिफाइन करते हैं और उसी के बेसिस पे कैटेगरीज बनाते हैं और उसको बताते हैं कि आइदर वो लेप्टॉन्स में आएगा, हेड्रॉन्स में आएगा, या मीजॉन्स में आएगा, या बैरियंस में आएगा। ठीक है, on the basis of lifetime unstable particles may be divided in the groups। ठीक है, स्टेबल पार्टिकल्स तो कुछ ही है हमारे पास जो कि हमने डिस्कस कर लिया ये वाले। ठीक है, पर अनस्टेबल पार्टिकल कौन से हैं, जिनका लाइफ टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, जिसका मास बहुत ही ज्यादा है, तो उन सभी को हम अनस्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं गाइस। तो अनस्टेबल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्दर अनस्टेबल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक तो है हो गया हमारा मेटास्टेबल स्टेट और दूसरा हो गया हमारा रेजोनेंस। ठीक है, पहला कौन सा हो गया हमारा मेटास्टेबल स्टेट और दूसरा हमारा हो गया रेजोनेंस। ठीक है, ये आप देख सकते हो लाइफ टाइम का ये एब्रीवेशन है दोस्तों। ठीक है, लाइफ टाइम का एब्रीवेशन है। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका जो विड्थ है, अगर आपका जो विड्थ है एनर्जी लेवल का, सॉरी ये विड्थ एनर्जी लेवल को डिनोट करता है। ठीक है, जो लैम्डा टाइप का देख रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपकी जो विड्थ है एनर्जी लेवल की वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर आपकी विड्थ है जो एनर्जी लेवल की, ठीक है, जो भी हमारा स्पेक्ट्रम बन रहा है उसमें हम एनर्जी लेवल्स देखते हैं, तो अगर उसकी विड्थ अगर आपकी बहुत कम है आपके मास नंबर से, तो आप उस पार्टिकल को किस कैटेगरी में रखोगे? मेटास्टेबल स्टेट में। ठीक है, उस पार्टिकल को आप किस स्टेट में रखोगे? मेटास्टेबल स्टेट में। ठीक है, अगर आपकी विड्थ जो एनर्जी लेवल की होगी, अगर आपकी जो विड्थ होगी एनर्जी लेवल की वो कंपेरेबल होगी या इक्वल होगी मास ऑफ द पार्टिकल की, तब आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? रेजोनेंस की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, रेजोनेंस की कैटेगरी मतलब जो कि जिनका जो लाइफ टाइम है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻³ सेकंड के अराउंड होता है, तो उन पार्टिकल्स को गाइज हम रेजोनेंस की स्टेट में रखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस हमारा जो अनस्टेबल का ही एक फर्दर सब डिवाइडेड पार्ट है।
जिसमें वो अनस्टेबल पार्टिकल्स को हमने रखते हैं, जिनका लाइफ टाइम -23 सेकंड के अराउंड होता है, 10⁻⁻23 सेकंड के अराउंड होता है, तो उसको हम रेजोनेंस की कैटेगरी में रखेंगे। मेटास्टेबल के केस में गाइस हम 10⁻⁸ सेकंड के दौरान जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वो पार्टिकल जिनकी विड्थ ऑफ एनर्जी लेवल बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द मास ऑफ पार्टिकल, तो उसको मेटास्टेबल के स्टेट में रखेंगे। और वो पार्टिकल जिनका विड्थ जो एनर्जी लेवल का है वो कंपेरेबल है उस मास ऑफ पार्टिकल के, तो उस पार्टिकल को हम किस में रखेंगे, रेजोनेंस की स्टेट में। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बेसिक चीज थी कि ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ एनर्जी लेवल किस तरह से वो मास के कंपैरेटिवली है, कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम मेटास्टेबल और उसको रेजोनेंस की स्टेट में रखते हैं। रेजोनेंस में आपका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, लाइफ टाइम था, वो -10⁻⁻23 सेकंड था, और मेटास्टेबल की स्टेट में आपका जो लाइफ टाइम था, ठीक है, वो 10⁻⁸ सेकंड था। तो इस तरह से स्टेबिलिटी के बेसिस पे और अनस्टेबिलिटी के बेसिस पे हम पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली गाइस, मास, इंटरेक्शन और लाइफ टाइम। ठीक है, बहुत इजी था। आई होप आपको यहां तक नहीं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा गाइस तो प्लीज फिर से रिपीट करके देखिएगा। फिर भी ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जरूर उसके बारे में आपको कमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर हमने लेप्टॉन्स की बात की दोस्तों, ठीक है, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स की बेसिकली बात की थी। तो हाइड्रॉन्स को हम अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इन सभी को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके स्लोली हम इंक्रीज करेंगे अपने लेवल को। टिल देन आप ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो लेप्टॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो पार्टिकल हमारा कौन सा है दोस्तों, लेप्टॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो। ठीक है, ये हमारे बेसिकली 3 पार्टिकल्स हो गए, और उसके बेसिस पे जो न्यूट्रोनियो के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, म्यू न्यूट्रोनियो, टो न्यूट्रोनियो, है ना, तो ये सारे हमारे 6 हमारे लेप्टॉन्स होते हैं। ओके, हमारे 6 लेप्टॉन्स होते हैं, और इसी के रिस्पेक्टिवली हमारे एंटी लेप्टॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने डी ब्रोगी प्रिंसिपल में बताया था कि ड्यूल नेचर शो करता है, मतलब अगर आपके पास पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल भी होगा गाइस, उसी तरह अगर आपके पास मैटर है तो एंटी मैटर भी होगा उसी तरह। तो यहाँ पर भी गाइस जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लेप्टॉन्स में हमारे पास 6 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, म्यून, टो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, म्यू न्यूट्रोनियो एंड टो न्यूट्रोनियो। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो उसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सको, नोट कर सको, इस सभी चीजों को इरेज कर देता हूँ। तो इसके बाद गाइस एक सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी पार्टिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल बहुत ही ध्यान से देखना गाइस, ये नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव लगा हुआ है तो यहाँ पर -1 लिख के आ जाओ लेप्टॉन में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एब्रीवेशन ध्यान से देखो। ये सिंपल जो हमारा मैटर है उसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसके केस में उसका साइन चेंज हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको पता ही है, ई नेगेटिव, इसका म्यून का म्यू नेगेटिव, टोन का टो नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, जैसे कि आपने पहले देखा था कि स्टेबल स्टेट में जो हमारे पार्टिकल्स थे, ये देखो जो स्टेबल स्टेट में जो हमारे पार्टिकल्स थे बेसिकली जो हमारे थे वो ये सारे थे। ठीक है, वही सारे पार्टिकल्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, तो म्यू न्यूट्रोनियो और टो न्यूट्रोनियो। ठीक है, तो आप इसके एब्रीविएशन ध्यान से देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो व्हाइल यूजिंग द कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक है, इन सभी का जो स्पिन होता है गाइस, इन सभी का जो स्पिन होता है वो हाफ ही होता है। ठीक है, ये याद रखना कि लेप्टॉन्स का सभी का स्पिन हाफ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, स्पिन कंजर्वेशन भी करते हैं तो उस केसेस में आपको पता होना चाहिए कि लेप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बेसिस पे आप स्पिन भी डिफाइन करोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए। कौन कौन से, लेप्टॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर आपने इलेक्ट्रॉन नंबर देखना है खाली इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके लिए अलग से एक आपके पास कॉलम है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन नंबर देखना है म्यू के लिए तो उसके लिए अलग से कॉलम है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन नंबर देखना है अगर टो के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग से कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 1 है, बाकी केस में 0 है। ठीक है, बाकी केस में 0 है। आप देख सकते हो म्यू के लिए भी 0 है फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलरली देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन नंबर, तो बाकी के केस में तो वो 0 ही होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी के केस में 0 ही होगा। जहां पर वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अगर उसी का ही कंसीडर हो रहा है तो वहां पर ही वो इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट होगा। अगर हम म्यू की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप देखोगे ये जो म्यू का जो कॉलम है उस केस में इसका नंबर 1 है, बाकी केस में बाकी में 0 ही है। ठीक है,
अगर आप टो की बात कर रहे हैं, अगर आप टो की बात करें तो इस केस में आप देखें टो में ही इसका लेप्टोन नंबर +1 के बराबर है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी इसके न्यूट्रोनियम वाले कॉम्बिनेशन होंगे उसमें भी इसका नंबर 1 के बराबर ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टोन नंबर है हम इस कॉलम में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियम वाला है यहाँ पर, तो उस केस में भी हमारा जो लेप्टोन नंबर है वो 1 के बराबर है। सिमिलरली अगर आप देखोगे म्यू में जो लेप्टोन नंबर है वो भी आप म्यू न्यूट्रोनियम के केस में देखोगे तो भी उसका लेप्टोन नंबर 1 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह आप टो न्यूट्रोनियम में देखोगे तो वहां पर भी हमारा एक तो टो में +1 था और टो न्यूट्रोनियम में भी इसका +1 का ही नंबर काउंट होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपका लेप्टॉन्स के बारे में पूछा जाएगा तो अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से लेप्टॉन्स होते हैं तो जस्ट आपने +1 वहां पर डाल देना, ठीक है। लेप्टोन नंबर अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियम में वहां पर आपने +1 पुट करना है, बाकी सभी में 0 पुट करना है। अगर आपको म्यू के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको म्यू और म्यू न्यूट्रोनियम जहां भी दिख जाए वहां पर लेप्टोन नंबर +1 पुट कर देना है। अगर आपको टो के बारे में पूछ लिया जाए तो टो एंड टो न्यूट्रोनियम जहां भी आपको दिख जाए पूरे इक्वेशन में वहां पर अपने +1 पुट कर देना है, तो वो आपके लेप्टोन नंबर वहां पर काउंट हो जाएंगे। जो आपके लेप्टॉन्स नहीं है वहां पर पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं तो उस केस में आपने वहां पर 0 पुट कर देना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी 0 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, यहाँ पर म्यू अगर आप कंसीडर करोगे तो वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जो टेबल हैं दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हो फ्रॉम एज यू मूविंग डाउन, ठीक है, जैसे कि हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हम असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करें इन द ऑर्डर ऑफ मास। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनका मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इसी पैटर्न में याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि उल्टा सीधा कर देना, ठीक है। हमेशा याद रखना पहले इलेक्ट्रॉन आएगा फिर म्यू आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा फिर म्यू आएगा फिर टो आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियम आएगा फिर म्यू न्यूट्रोनियम आएगा फिर टो न्यूट्रोनियम आएगा। उसी के बेसिस पे ही ये असेंडिंग ऑर्डर में मास के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया, ठीक है। इस टेबल को प्लीज नोट डाउन कर लेना ध्यान से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड लेप्टोन नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? तो लेप्टोन नंबर अभी जैसे कि मैंने बोला क्या होता है, इसको मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख दिया ताकि आपको ध्यान से समझ आ सके। वो सभी पार्टिकल्स लेप्टॉन्स की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों जिसका लेप्टोन नंबर 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आप कोई भी टेबल देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है या म्यू है या टो है, तो आपको पता है कि वो लेप्टॉन तो है, ठीक है। तो उस केस में उसका जो लेप्टोन नंबर होगा किसके बराबर होगा? +1 के बराबर होगा, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि वो +1 के बराबर होगा। अगर आपके पास एंटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मान लो पॉजिट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में उसका लेप्टोन नंबर किसके बराबर होता है? +1 के बराबर होता है। अगर आपके पास पॉजिट्रॉन है मतलब एंटी मैटर है, ठीक है, एंटी पार्टिकल है, तो उस केस में उसका जो लेप्टोन नंबर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर होगा। बस साइन चेंज होगा दोस्तों और कुछ नहीं चेंज होगा, सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। एंटी मैटर के केस में स्पिन सेम रहेगा, ये नहीं कि -½ लिख के आ जाना वहां पर, ठीक है। स्पिन के केस में हमारा हाफ ही रहेगा सब कुछ, ठीक है, बट हमारा जो लेप्टोन नंबर है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पर +1 था वहां -1 आ जाएगा, ठीक है। जहां पर नेगेटिव साइन था वहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बस ये चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। फॉर द एंटी पार्टिकल्स, फॉर द एंटी लेप्टॉन्स, लेप्टोन नंबर विल बी -1 एंड फॉर द अदर्स इट विल बी 0। कौन से अदर्स? जो कि कैटेगरी में आते ही नहीं है, ठीक है। टोटल अगर हम लेप्टॉन्स की बात करें दोस्तों तो वो 12 होते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि सिंपल पार्टिकल्स की बात करें तो 6 लेप्टॉन्स हैं और एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो और भी 6 लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे जो लेप्टॉन्स हो जाएंगे वो 12 हैं इन द नेचर, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो वो नॉन लेप्टॉन्स में काउंट होगा, तो उस केस में उसका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से लेप्टॉन नंबर्स को डिवाइड करके रखना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो दोस्तों, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, अगर वो किसी रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो उस केस में उसका लेप्टोन नंबर का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। लेप्टोन नंबर का कंजर्व होना इज वन ऑफ द मेन पॉइंट, ठीक है। और भी चीजें कंजर्व होंगी, बेरियम नंबर भी कंजर्व होगा, स्पिन भी कंजर्व होगा, आइसो स्पिन भी कंजर्व होगा, बहुत सारी फैक्टर्स और भी कंजर्व हम करवाएंगे, तभी हम फाइनली कहते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि लेप्टोन नंबर कंजर्व होना चाहिए इन द कंजर्वेशन इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमेशा नोट डाउन करना। तो इस चीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रिएक्शन गिवन है गाइस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है आपका न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। बेसिक एक इक्वेशन है। तो आप देखोगे जैसे कि आपको मैंने कैटेगरी डिफाइन करके दिखाई थी, ठीक है। तो आपके कैटेगरी में
आपके कैटेगरी में कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, एक म्यू होता है और टो होता है, और उसके बेसिकली जो भी उसके न्यूट्रोनियस होते हैं। तो टोटल 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो। तो आप देख सकते हो ना आपका न्यूट्रॉन ना आपका प्रोटॉन लेप्टॉन में काउंट होता है, ठीक है, ये दोनों तो आपके इलेक्ट्रॉन में काउंट होते ही हैं। और मैंने क्या बोला था, जो जो हमारे पार्टिकल्स लेप्टॉन्स नहीं है उसका जो लेप्टॉन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख सकते हैं एन का जो लेप्टॉन नंबर है, जो कि न्यूट्रॉन है, उसका लेप्टॉन नंबर क्या है, वो 0 है। प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर क्या है, वो भी 0 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज द लेप्टॉन, और उसका लेप्टॉन नंबर क्या होना चाहिए गाइस, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में 0 हुआ टोटल, और आपके राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 1 हो गया। 0 और 1, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है दोस्तों, नहीं बैलेंस हो रही है। दैट्स वाई ये रिएक्शन, ये इक्वेशन क्या है, कंजर्व नहीं है, ठीक है, ये कंजर्व नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन को कंजर्व करना है तो सबसे पहले आपको लेप्टॉन नंबर भी चेक करना होगा, ठीक है। लेप्टॉन नंबर इज वन ऑफ द फैक्टर, और भी चीजें कंजर्व करवानी होती है तब जाके हम फाइनली बोलते हैं। तो अभी हम लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई मैं इक्वेशन को जस्ट इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और अगर एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एंटी क्यों है, जो बेसिकली जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो होता है वो इस तरह से दिखता है। अगर आप इसके ऊपर बार लगाते हो दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर बार लगा देते हो तो वो एंटी बन जाता है। जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन में लिखना चाहते हो तो क्या करते हो, पॉजिटिव साइन लगा देते हो। उसी तरह से दोस्तों अगर आप न्यूट्रोनियो को एंटी में दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि न्यूट्रॉन आपका क्या है, नॉन लेप्टॉन है, ठीक है। प्रोटॉन आपका क्या है, नॉन लेप्टॉन है। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो आपका लेप्टॉन की कैटेगरी में आता है। तो इसका तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का +1 होता है, क्योंकि ये एंटी है दोस्तों, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई इसका जो आपका जो नंबर होगा वो -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 आ रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर खाली न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन इज द नॉन लेप्टॉन नंबर, ठीक है। तो उस केस में उसका वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर आप देखोगे प्रोटॉन 0, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन +1, और यहाँ पर जो ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो है उसका नंबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर -1। तो +1 -1 ऐड करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के केस में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो आपका ये इक्वेशन हो गया कंजर्व, ठीक है। अगर आपकी राइट हैंड साइड मैच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जो टोटल नंबर राइट में है और लेफ्ट में भी सेम ही है, तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो कंजर्व हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो, आपको ये याद रखना है जो दोस्तों, जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो ये लेप्टन क्वांटम नंबर है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स मतलब जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो आप ऐड करते हो तो फाइनली जो रिजल्ट आता है तो उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक जजमेंट दे सकते हो कि आइदर वो कंजर्व है कि नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ तो +1 है -1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर +1 और -1 का अगर आपने ऐड करोगे तो फाइनली आपको 0 ही आएगा। तो उसके बेसिस में आपको पता लगा कि टोटल रिजल्टेंट जो आपका राइट हैंड साइड में है कितने आपके लेप्टॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के साथ उसको रिलेट करोगे तो 0 × 0 तो 0 के बराबर ही आ गया, ठीक है। तो आपके जो क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली आपको पता होना चाहिए एडिटिव नंबर में होते हैं। तो इस बेसिस पे आपने देख लिया कि आपकी जो इक्वेशन है वो कंजर्व्ड हो रही है, ठीक है, और आपकी ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, ठीक है। तो फाइनली आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर पाई पॉजिटिव है, ठीक है, इसको पाई मीजोन्स बोलते हैं, ठीक है, ये मीजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब मैं मीजोन्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अभी के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है म्यू पॉजिटिव में, ठीक है, ये एंटी है, ये जो बेसिकली जो भी है म्यू नेगेटिव, ये म्यू है, ठीक है। तो ये आपको पता है लेप्टॉन तो होता है कि नहीं, ये आप देख लीजिएगा टेबल के अकॉर्डिंग, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, प्लस म्यू न्यूट्रोनियो, ठीक है। तो ये मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये आइदर ये कंजर्व है कि नहीं है, लेप्टॉन नंबर्स के बेसिस पे कंजर्व करके बताना, और फाइनली एक कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों हम जितना भी हमारा तीन कैटेगरी के बेसिस पे, मास, इंट्रैक्शन और लाइफ टाइम के बेसिस पे हमने लेप्टॉन्स को समझा। फर्दर जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम स्पिन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम आगे आने वाली जो हेड्रॉन्स हो या मीजोन्स हो, बेरियंस हो, उसकी कैटेगरी को भी डिफाइन करेंगे। एंड फाइनली उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस। अगर आपने
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपके लिए यूजफुल रही हो, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको पता लग जाए कि कब वीडियो अपलोड हो रही है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ करते रहें। ठीक है, और जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस थी उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस, तो प्लीज उसको भी चेकआउट करना। टेलीग्राम का लिंक भी गिवन होगा यहाँ पर, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डाल दूंगा गाइस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन और भी पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, तब तक आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आपके कमेंट्स को पढ़ के और भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपको नए सेशन में। टिल देन, गुड बाय।